कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग जो देखेंगे मध्यकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था आज हम लोग देखने वाले हैं। हालांकि बहुत कम सवाल यहाँ से आते हैं, लेकिन एक ये महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बीच में। चलिए तो इसे हम जानते हैं कि किस तरह से हमारे भारत का मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था चलता था। ठीक है, चलिए। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था पर आने से पूर्व आप लोगों को एक भारतीय इतिहास का एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि 1192 में जब तराइन का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और चौहान पृथ्वीराज चौहान के बीच में, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और ये कहा जाता है, ये चर्चा का विषय है कि वहीं से जो हमारे देश पे जो केंद्र का शासन है वो हिंदुओं के हाथों से पूरी तरह हटकर वो इस्लामिक शासन के रूप में परिणत हो जाता है। हालांकि उस समय जो दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के पास था उसे पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करता है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनका जो क्षेत्र था वो उतना आज के क्षेत्र के हिसाब से उतना बड़ा नहीं था। खैर, लेकिन ये है हर्षवर्धन काल में जो डिक्लाइन समाप्त हुआ वो पृथ्वीराज चौहान के समय के या हार से तराइन के द्वितीय युद्ध में हारने के बाद पूरी तरह समाप्त हो गया। इसके बाद जो इस्लामिक शासन आता है या मुस्लिम शासन हमारे देश में स्थापित होता है, तो इसने शिक्षा जगत को कैसे बदला उसे ध्यान रखिए। और ये कड़ी जो पहुँचेगी वो यहाँ तक पहुँचेगी कि इस्लामिक के बाद जो या मुस्लिम शासन के बाद जो नए शासन आते हैं, अंग्रेजी शासन आते हैं, तो वहाँ से कैसे फिर से नई चीज़ें शुरुआत होती है, तो इस कड़ी को हम जानते हैं। चलिए, मध्यकालीन शिक्षा में जो एक नई चीज शुरुआत हो गई वो शिक्षा अब राज्य का विषय हो गया। क्या हो गया? शिक्षा राज्य या राज्य के संरक्षण में चला गया। और ये संरक्षण हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटियां थी वहां से शुरुआत हो गया था, लेकिन यहाँ जो है पूरी तरह से ये राज्य के संरक्षण में चला गया। और दो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते थे मुस्लिम व्यवस्था में, एक है मकतब और एक है मदरसा। ठीक है, आम तौर पे हम लोग दोनों को मदरसा ही कहते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। मकतब से आप यहाँ मतलब समझिएगा कि प्राइमरी या प्राथमिक शिक्षा, मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी और मदरसा में जो है उस शिक्षा दी जाती थी। चलिए इसे और डिटेल में हम देखेंगे। तो ये चीज हो गया। इसके बाद जो दूसरी जो चीज बदलाव आया वो आप देखेंगे, जैसे कला वाला जो पार्ट था, जो इससे पहले हमने प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में देखा था कि वहाँ एक शिखा करके गुरु होते थे, वो पढ़ाते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है जो कला वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा किसके हाथ में चला गया? घराना के हाथ में। आज भी आप लोग सुनते होंगे कि जौनपुर घराना या दरभंगा घराना सुनते हैं, जैसे कला के जो उस्ताद है, गायक है, खासकर उनका घराना चलता है। तो उस समय में जो हुआ कि ये घराना विकसित हो गया था व्यावसायिक शिक्षा के लिए, और घराना जो काम करता था शागिर्द की तरह। ये शब्द आप लोग सुने होंगे, यानी कि गुरु चेला जो परंपरा होता था उस तरह से चलता था। अभी भी बहुत सारे जो महत्वपूर्ण या फेमस गुरु हैं उनके यहाँ ये चीज आप देखेंगे, उनका है ना गुरु चेला परंपरा चलता है। तो ये मध्यकालीन शिक्षा का देन है। इसके बाद आप लोग को दो बात हमेशा है ध्यान रखना होगा कि जब भी इतिहास को देखा जाता है वो जो एक उच्च वर्ग है, एलिट क्लास है, उनके दृष्टिकोण से देखा जाता है। और कई बार कहा जाता है कि इतिहास क्या है, तो इतिहास जो है उच्च वर्गों का कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड ऑफ एलिट पीपल ऐसे कहा जाता है। लेकिन इसमें आप दो वर्गों को शामिल कीजिए, जैसे आम वर्ग हो गया और स्त्री वर्ग है। तो स्त्री वर्ग की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? क्या उन्हें जो सार्वजनिक शिक्षा दी जाती थी? आप लोगों को क्या लगता है कि दी जाती होगी? चलिए, तो मध्यकाल में आप देखेंगे स्त्री शिक्षा, कुछ कुछ नाम आप
को मिल जाएगा, नूर जहाँ मिल जाएगा, रजिया सुल्तान मिल जाएगा। तो इन स्त्रियों को जो शिक्षा, स्त्री शिक्षा में जो उच्च वर्ग की महिलाएं होती थी या कुलीन वर्ग की महिलाएं होती थी, उनको शिक्षा दिया जाता था और घर पर ही दिया जाता था। इनको घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। सार्वजनिक शिक्षा जो है महिलाओं के लिए, स्त्री वर्ग के लिए उतना आम फाम था नहीं, उतने आसानी से मिलता नहीं था। दूसरा आप देखेंगे कि आम जन की शिक्षा, आम जन को जो है, या जो मजदूर वर्ग हो गए, किसान वर्ग हो गए, क्या उन तक शिक्षा की जो पहुंच है, या हमने प्राचीन शिक्षा में देखा था कि शूद्रों को जो शिक्षा दी जाती, नहीं देने की व्यवस्था थी, क्या यहाँ थी? तो कमोबेश वो जो स्थिति है वो ऐसे ही बरकरार रहती है। तो चलिए, तो यही सब बिंदु पे हम लोग आज बात करेंगे। है तो पहले हम लोग है कि एक तो हो गया ये मुस्लिम शिक्षण व्यवस्था, दूसरा हिंदू शिक्षण व्यवस्था है, ये भी हम साथ में देखेंगे कि हिंदू शिक्षण व्यवस्था कैसे काम करता था। तो पहले हम लोग जो है मुस्लिम शिक्षण व्यवस्था देख लेते हैं कि इस समय क्या क्या पढ़ाया जाता था। तो पहला नाम है हमारा मकतब। मकतब किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा के लिए मकतब हुआ करता था। इसमें देखेंगे कि आमतौर पे जो शिक्षा दी जाती थी वो धार्मिक शिक्षा होती थी। क्या शिक्षा होती थी? धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, यानी कि इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था। खासकर कुरान का एक अंश जो है यहीं से पढ़ाना चालू हो जाता था। चलिए, कोई आप साथी बता सकते हैं कि इनकी भाषा क्या रही होगी? किस भाषा में पढ़ाते होंगे? चलिए, तो फारसी भाषा में पढ़ाई होती थी। है। और यहाँ ये मत समझिएगा कि सिर्फ धार्मिक ही शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक के अलावा जो दी जाती थी, ये गणित हो गया, ये इसके बाद अर्जी लिखना, अर्जी नवीश कहते हैं इसको, लिखना, चिट्ठी पत्री हो गया, ये लिखना भी सिखाया जाता था। खास बात ये है कि यहाँ क्या हिंदू बालक पढ़ सकते थे? तो इसका उत्तर है हाँ, हिंदू बालक यहाँ पढ़ सकते हैं। आपके यहाँ एक लेखक है हिंदी साहित्य के, प्रेमचंद, वो कहाँ पढ़े हैं? आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो हमारे जो सबसे जो श्रेष्ठ साहित्यकारों में से एक है प्रेमचंद, उनका जो अध्ययन अध्यापन देखेंगे आप, अध्ययन खासकर वो मदरसा में ही हुआ है। और वो अपनी आरंभिक कहानी जो है वह उर्दू में लिखते थे। आरंभिक कहानी हो गया या उपन्यास हो गया, वो हिंदी उर्दू में लिखा करते थे। खैर, तो कहने का मतलब ये, हाँ, कहने का आशय ये है कि उस समय हमारे उस समय जो क्या कहते हैं मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था था, जिसमें मकतब और मदरसा था, उसमें हिंदू बालक भी पढ़ सकते थे, इजाजत था पढ़ने को। ठीक, अब आ जाइए मदरसा। मदरसा में आप देखेंगे तो मदरसा उस शिक्षा के लिए होता था। यहाँ जो है उस शिक्षा आप प्राप्त करते हैं। उस शिक्षा में भी इसके बाद आप देखेंगे कि इस्लाम के जो नियम कानून है वो एक किताब है, शरीयत, जानते हैं आप लोग? तो शरीयत यहाँ पढ़ाया जाता था। ठीक है। शरीयत के बाद जो ये इतिहास, साहित्य, इसके बाद देखेंगे व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, कानून, ये पढ़ाए जाते थे। इसका भी माध्यम जो होता था फारसी ही होता था। चलिए, यहाँ भी हिंदू बच्चे शामिल हो सकते थे, पढ़ सकते थे। और उस समय देखिएगा कि इतना चलन था फारसी का, एक इस पे कहावत भी बना है, किन्हीं को याद है? हाथ कंगन के आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये है। और जब आधुनिक काल की शुरुआत होती है, उसका जब अंग्रेज आ जाता है, तब इस पे भी एक और कहावत बना है, वो है पढ़े फारसी बेचे तेल, देख रे किस्मत के खेल। खैर, चलिए, अब आपको ये जानना महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो नियुक्तियाँ होती थी जो टीचर के, वो कौन करते थे, यहाँ के जो शिक्षक के?
तो यहाँ दो तरह से नियुक्तियां होती थी, एक तो सरकार करते थे और दूसरा उस क्षेत्र के या उस जगह के जो प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे वो नियुक्त करते थे। तो इन दोनों के से यहाँ जो है टीचर की नियुक्तियां होती थी। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखिएगा कि मकतब और मदरसा दोनों में जो पढ़ाई होती थी वो पढ़ाई क्या शुल्क थी, शुल्क लगता था या निःशुल्क था? तो आप देखेंगे कि दोनों यहाँ पढ़ाई क्या है, निःशुल्क है, यानी कि कोई शुल्क नहीं देना होता था, बिना शुल्क ही आप पढ़ेंगे। और बाद में इस व्यवस्था में जो है ये आवासीय व्यवस्था भी कर दी गई कि बच्चे वहीं रह के पढ़ सकते हैं, गुरु के समीप रह के ही पढ़ सकते हैं। छात्रावास, छात्रवृत्ति, इन दोनों चीजों की व्यवस्था की गई थी। चलिए, और उतना उस समय में जो प्रेस का आविष्कार हुआ नहीं था, या हुआ भी था तो हम तक आया नहीं था, तो हस्तलिखित ग्रंथ या हस्तलिखित जो कापियाँ होती थी उसी से पढ़ाई कराई जाती थी। तो मकतब और मदरसा के बीच में ये अंतर आप देखेंगे। आपके जहन में एक सवाल होगा कि इस्लामी शिक्षा का जो उद्देश्य है, या हमने मध्य प्राचीन शिक्षा में देखा था कि इसका प्रयोजन या उद्देश्य क्या था। तो पहला जो प्रयोजन था इस्लामिक शिक्षा का वो था इस्लाम का प्रचार प्रसार, यानी धर्म का प्रचार प्रसार। दूसरा आप देखेंगे, महत्वपूर्ण बात ये था कि जो मुसलमान है, एक पूरा कौम है, उनके बीच जो है शिक्षा का अलग जगह, तो इसलिए पढ़ाई कराई जाती थी। इसके बाद एक और चीज़ था, एक निहित था कि जितने भी राजा हुए हैं उन सब का ये मानना था कि कैसे इस्लामी राज्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करे, इसलिए पढ़ाई कराई जाती थी। चलिए, आप देखेंगे कि हर एक धर्मों के में नैतिकता की बात की जाती है, और जहाँ नैतिकता को कठोरता से पालन किया जाता है उसमें से एक इस्लाम धर्म में जो नैतिकता जो है वहाँ कठोरता से पालन किया जाता है। तो नैतिकता के विकास के लिए शिक्षा दी जाती थी। चलिए, तो इन सब तमाम, जैसे शरीयत हमने ऊपर देख लिया है कि शरीयत के प्रसार के लिए, शरीयत को सही ढंग से लागू करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। चरित्र निर्माण हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए शिक्षा दी जाती थी। आप याद रखेंगे जो महत्वपूर्ण बात, इस्लाम के प्रचार में या मुस्लिमों के बीच शिक्षा वृद्धि के लिए, या आप नैतिकता के विकास, इन सब बिंदु को आप याद रखेंगे। चलिए, एक जो है हम देख लेते हैं कि किस राज्य में या किनके शासन में जो है शिक्षा का व्यवस्था कैसा रहा था। शासन तंत्र में शिक्षा व्यवस्था, तो पहले शासक जो आते हैं वो है मोहम्मद गौरी। इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने कुछ मंदिरों को नष्ट करके, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, कुछ मंदिर को नष्ट करके कुछ मंदिर को नष्ट करके मस्जिद एवं नष्ट कर मस्जिद और मदरसे बनाए थे। ध्यान रखिएगा, नष्ट कर इन्होंने क्या बनाया, मस्जिद और कॉलेज बनाया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद अगला जो शासक वर्ग आता है गुलाम वर्ष, उन्होंने भी यही काम किया। तीन नाम आप याद रखेंगे, एक है इल्तुतमिश, एक है रजिया सुल्तान और एक है बलबन। इन तीनों को जो है साहित्य का संरक्षण माना जाता था। बलबन, रजिया सुल्तान, रजिया इल्तुतमिश, इन तीनों को जो माना जाता था साहित्य के संरक्षक माना जाता था, माना जाता है साहित्य के संरक्षक। चलिए, इसके बाद आ जाइए, एक व्यक्ति हुए हैं, अभी एक मूवी आई थी पद्मावत, उसके नायक कौन है? नायक और खलनायक कोई बता सकते हैं? पद्मावत जो मूवी आई है उसके नायक कौन है और खलनायक कौन है? और आपके जो यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस है उसमें लगा हुआ है पद्मावत। जय सिंह, जय सिंह ही रहा जैसे।
राजा रतन सिंह और हाँ खिलजी। खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि हमने ऊपर कहा था कि जो शिक्षा है वो राज्य का विषय हो गया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो सहायता दी जाती थी इसका मदरसा मकतब हो गया या अन्य चीज़ों को, ये उससे वापस ले लिया था। इसके साथ साथ ही जो ज़मीनें उनको बंदोबस्त की गई थी शिक्षा के लिए, वो भी इन्होंने वापस ले लिया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने प्रदेश में हमेशा एक एक क्षेत्र रहा है जो शिक्षा का केंद्र बना है। उसमें खिलजी के काल में ही जो दिल्ली है वो शिक्षा का केंद्र बनने लगा था। ठीक है, खिलजी के काल में क्या हुआ, और ये हमेशा होता है जब कोई राजधानी समृद्ध होने लगती है तो वो शिक्षा के केंद्र के रूप में भी विकसित होती है। तो खिलजी के काल में दिल्ली, ये ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली अभी कहाँ है दिल्ली शिक्षा का केंद्र? दिल्ली शिक्षा का केंद्र है या नहीं है? बताइए, अभी आपको क्या लगता है कि दिल्ली जो है वो शिक्षा का केंद्र है या नहीं है? क्या लगता है, नहीं है? अभी भी आप देखिए तो हमारे देश में जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है वो दिल्ली में है। दिल्ली महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र है। चाहे आपको यूपीएससी करनी हो, चाहे आपको हायर एजुकेशन में आना हो, तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन जगहों में से है, या जो आबो हवा है, वातावरण है, शैक्षिक माहौल है, वो अभी दिल्ली ही है, चाहे साहित्यिक गतिविधियाँ हो। तो ये इनके काल में, खिलजी के काल में ये बनने लगा था। इसके बाद याद रखिए, एक व्यक्ति हुए हैं जिसे हम लोग जानते हैं तानाशाह के रूप में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जानते हैं, और आम तौर पे कह देते हैं तुगलकी फरमान। तुगलक, ये भाई साहब जो है कि सबसे ज़्यादा अभी तक जितने शासक हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। भाई का टाइमिंग खराब था। इन्होंने जो निर्णय लिया उसमें क्या हुआ कि सही टाइमिंग पे निर्णय नहीं लिया गया, तो इसके कारण इनके जो ज़्यादातर फैसले थे, ज़्यादातर क्या लगभग फैसले जो है या लगभग जो इनके प्लान थे वो खराब हो गया। खैर, इनके दरबार में एक व्यक्ति आए थे, इब्न बतूता। इब्न बतूता नाम सुनने होंगे आप लोग, गीतों में भी है इब्न बतूता। ठीक है, फटा जूता, इस तरह से। उनकी एक किताब है रिहला, इब्न बतूता की। इनके दरबार में आया था इब्न बतूता और उसकी किताब है रिहला, और वो किताब बहुत फेमस है। अगर आप में से किसी को जानना है, या इस किताब में जो है कि ये 15वीं शताब्दी के आसपास जो भारत की या भारतीय महाद्वीप की स्थिति क्या थी, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षणिक, इन सारी चीज़ों का इसमें विवरण है। तो इसको याद रखिएगा, इब्ने बती रिहला। चलिए, तुगलक हो गए। इसके बाद आ जाइए आप जो दूसरे हैं, फिरोज शाह। ये एक प्रसिद्ध राजा में से हुए हैं, फिरोज शाह। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुआ करता था, जिसे बदल दिया है, अरुण जेटली मैदान हो गया है। इन्होंने खूब महत्वपूर्ण काम किए हैं शैक्षणिक रूप में। वैसे दिल्ली को जो पूरे बागों से भर दिया है, ये फिरोज शाह ही तुगलक थे। इन्होंने बहुत सारे बगीचे बनवाए थे। है, तो इन्होंने क्या किया कि इनके यहाँ जो दास होते थे, गुलाम होते थे, उनके पढ़ाने की विशेष व्यवस्था की। ये इसके बाद इन्हीं के दौर में जो विद्वान होते थे, स्कॉलर होते थे, उनको उपहार उपहार और प्रोत्साहन तो दिया ही, इन्होंने क्या किया, फिरोज शाह ने, आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है? Yes, sir. दासों को पढ़ाया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो स्कॉलर है या विद्वान है उनको न केवल उपहार दिया, प्रोत्साहित किया, इन्होंने पेंशन व्यवस्था किया। किनके लिए? विद्वानों के लिए। क्या अभी दी जाती है विद्वानों को पेंशन? अभी कोई ऐसी व्यवस्था है? कुछ कुछ व्यवस्था है, लेकिन उतने सफल नहीं है। चलिए, एक डेटा है कि इन्होंने कुल
30 कॉलेज बनाए थे, 30 कॉलेज बनाए। इसके बाद एक और जो इनका काम है वो है कि इन्होंने कोशिश किया या इन्होंने कि छात्र और शिक्षक एक जगह रहकर ही पढ़ाई कर सके। जैसे आवासीय व्यवस्था हो गया ना, छात्र और शिक्षक एक ही जगह रह के पढ़ाई करें। आप यदि कहीं कोई मदरसा वाला वीडियो देखे हैं या कहीं गए हैं तो आप देखेंगे अभी भी यही व्यवस्था चलती है, आवासीय व्यवस्था है कि जो छात्र है वो गुरु के समक्ष या जो मौलवी साहब है उनके समक्ष रहकर पढ़ाई करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इनके ऊपर। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के काल में आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण काल है। सिकंदर लोदी के काल में ही जो हिंदुओं ने, हिंदू जो है उसने फारसी को पढ़ना गंभीरता से चालू किया। यहाँ तक आने आते हिंदुओं को समझ में आ गया कि यदि व्यवस्था में बने रहना है, अगर जो सत्ता है उसके आसपास रहना है तो हमें जो है कि फारसी में अध्ययन करने होंगे। तो हिंदुओं द्वारा जो है फारसी अध्ययन सिकंदर लोदी के काल में चालू हो गया था। और उस समय के जितने भी विद्वान हैं, हिंदू विद्वान भी है, तो उनके देखेंगे उनकी भाषा शैली जो है उसमें आपको ये चीज़ दिखाई देगा। इनके समय में आगरा जो है साहित्य और शिक्षा का केंद्र बना। साहित्य और शिक्षा का केंद्र जो चला था आपका इनके तक, शाहजहां तक ये चीज चला, साहित्य का केंद्र आगरा। और इसमें एक भाई साहब आएंगे अकबर, उन्होंने जो काम किया उसके बारे में आपको बताएंगे। सिकंदर लोदी के बाद जो एक व्यक्ति आते हैं हुमायूं, क्योंकि इनके पिता कौन थे? हुमायूं, हुमायूं दोनों लिखा जाता है। बाबर, तो बाबरनामा एक किताब भी है, उन्होंने स्वयं लिखी है। तो उनको तो बहुत कम समय मिला। हुमायूं जो शासन किया तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई जिसे मिद्रास कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मिद्रास। और ये व्यवस्था कैसी थी? इन्होंने क्या किया कि जो मस्जिद के छत है उसको मस्जिद के छत को स्कूल के रूप में परिवर्तित कर दिया। यानी कि मस्जिद की जो छत है उसी पे है ना अब पढ़ाई होगी, ये चीज़ इन्होंने शुरुआत किया। चलिए हुमायूं के बाद जो आते हैं वो है महत्वपूर्ण शख्स अकबर। और आपको बता दें कि अपने भारत के इतिहास में मात्र 2 व्यक्ति है अभी तक राजा में जिनके नाम के पीछे ग्रेट लगाया जाता है, अकबर द ग्रेट। एक कौन व्यक्ति हैं? और मात्र अभी तक 2 ही राजा हुए हैं जिनके नाम में हम लोग महान लगाते हैं। एक अकबर महान है, एक और है किन्हीं साथ? अशोक। एक अशोक हो गए, एक अकबर हो गए। चलिए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया था कि हिंदू और स्त्री दोनों के पढ़ने की व्यवस्था की। हिंदू और मुस्लिम, ये स्त्री, इन दोनों के पढ़ने की जो व्यवस्था इन्होंने अपने यहाँ किया था। और इन्होंने इनका जो ये फतेहपुर सिकरी है उसको एक शिक्षा के रूप में ढालने की कोशिश किया था। चलिए इसके बाद आ जाए, इनके ही पुत्र थे सलीम। सलीम को क्या कहा जाता है? जहांगीर, न्याय प्रेमी। जहांगीर ने कुछ कुछ अच्छी व्यवस्था की थी शिक्षा के क्षेत्र में। यह है कि जितने कॉलेज जो थे उजाड़ हो गए थे या काम के नहीं थे उनकी मरम्मत इन्होंने कराया। इसके बाद इनके जो काम थे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिनके पास संपत्ति था लेकिन उसका उत्तराधिकारी नहीं है, उसके मरने के बाद उसका जो संपत्ति होता था उस संपत्ति का खर्च शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता था। है या किसी को जैसे आर्थिक दंड दिया गया तो उस धन का जो उपयोग होगा वो किस में होगा? शिक्षा में खर्च होगा। ठीक है, जैसे बिहार में कहते हैं ना प्रशांत किशोर कि हम दारू चालू करेंगे और दारू चालू करने के बाद जो पैसा आएगा तो उस पैसा का उपयोग हम किस में करेंगे? शिक्षा में करेंगे। तो कुछ इसी तरह के तर्क। इसके बाद आ जाइए शाहजहां। शाहजहां के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा विकास हुआ है वो क्या हुआ है? कला के क्षेत्र में है।
कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास इनके यहाँ हुए। ये कला, संगीत, चित्रकला इसके प्रेमी हुआ करते थे। चलिए इसके बाद आ जाइए, इन सब के कामों को जो है मटिया मेट करने वाले एक अवतार पैदा हुए। क्या नाम था उनका? औरंगजेब। औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जो थे वो कट्टर और रूढ़िवादी थे। ठीक है, हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में उनके अच्छे काम है, लेकिन ये जो है इनका, एक मिनट दीजिए साथियों। औरंगजेब तो जैसे कि आपको बताया हूं कि ये भाई साहब क्या थे, कट्टर थे, रूढ़िवादी थे। इन्होंने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करके मस्जिदें, मकतब और मदरसों का निर्माण कराया। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनके ही काल में बहुत सारे स्कूलों और कॉलेज की स्थापना होती है। इन्होंने जो शिक्षा की जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें गुणवत्ता की कमी हो गई थी, उस गुणवत्ता में सुधार लाया था। इसके साथ ही इन्होंने पाठ्यक्रम में संशोधन किया था, और इन्होंने क्या किया, शिक्षा को व्यवहारिक जीवन से जोड़ा। इसको व्यवहारिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सिर्फ सैद्धांतिक न होके व्यवहारिक होनी चाहिए। ठीक है, तो एक काम ये किया। इसके बाद जो पुस्तकालय है उसको भी इन्होंने समृद्ध किया था। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि हिंदुओं की क्या व्यवस्था थी। ये हमने मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था देख लिया, लेकिन कभी भी किसी उस राज्य में, हमारे देश में जो हिंदुओं की जनसंख्या रही होगी वो 70% से कम नहीं रही होगी। तो 70% जो समाज है उसकी कैसी व्यवस्था रही होगी, शिक्षा व्यवस्था? कोई बताना चाहेंगे कैसी शिक्षा व्यवस्था रही होगी? रही ही नहीं होगी या रही होगी? चलिए, तो दो तरह के जो व्यवस्था मिलते हैं, तीन तरह के व्यवस्था मिलते हैं। ठीक है, अभी एक जो हो गया संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला। दूसरा हो गया आपका स्थानीय या टोला पाठशाला। अगर आप लोग अपने दादा दादी से पूछिएगा तो उनको ये याद होगा, आज़ादी से पूर्व तक है कहीं कहीं ये व्यवस्था थी कि स्थानीय टोला होता था, वहाँ गुरुजी रहते थे और वो बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन होता था वो दिया करते थे। संस्कृत पाठशाला, यहाँ जो माध्यम हुआ करता था आधुनिक भारतीय भाषा, जैसे मैथिली हो गया, बांग्ला हो गया, मराठी हो गया, इस भाषा में शिक्षा दी जाती थी आधुनिक भारतीय भाषा में। यहाँ जो संस्कृत पाठशाला में पूर्णतः संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद अगला स्तर जो होता था गुरुकुल होता था। लेकिन आप लोगों को बता दें कि यहाँ तक आते आते हमारे देश में शिक्षण केंद्र जो है ये स्थान के रूप में डेवलप हो गया था। इस्लाम वाले शिक्षण केंद्र में हो गया था। इस्लाम में दो जगह है खासकर आप देखेंगे, एक जौनपुर हो गया, दिल्ली आगरा तो है ही, और दक्षिण में बीदर हो गया था। हिंदू वाले में जो महत्वपूर्ण केंद्र था ये था बनारस। बनारस जो है वेद शास्त्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल या केंद्र के रूप में था। और जब कोई वाद विवाद होता था तो यदि बनारस के विद्वान या बनारस के पंडित कह देंगे उसी बात को माना जाएगा। एक जो आप लोग को संदर्भ बता दे कि जब शिवाजी महाराज को कहा गया कि ये शूद्र है और इनका राज्याभिषेक पंडित नहीं करेंगे, तो बनारस के ही पंडित गए थे और उन्होंने खोज के बताया था कि नहीं, शिवाजी शूद्र नहीं है, इनका होना चाहिए, राज्याभिषेक होना चाहिए, और बनारस के पंडित ने ही कराया था। दूसरा संदर्भ आपको बता दे कि दयानंद सरस्वती जब है कि कोई कुछ कहना चाह रहे साथी? किन्हीं का माइक खुला रह गया है। तो दयानंद सरस्वती भी जब आते हैं अपनी बात जागरूकता फैलाने के लिए, तो इनको बनारस के पंडित के साथ डिबेट करना पड़ता है। खैर, तो बनारस जो है हिंदू धर्म वेद शास्त्र का केंद्र था।
दूसरा एक प्रमुख केंद्र आप देखेंगे बनारस के अलावा जो था वो मिथिला क्षेत्र था। जैसे याज्ञवल्क्य जी कहाँ के हैं? गार्गी, मैत्रेय, प्रभाकर मिश्र, कुमारिल भट्ट, नहीं जानते हैं? तो दरभंगा जो है खासकर यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, दूसरे प्रदेश से अलग यहाँ के जो राजा होते थे ब्राह्मण राजा हुआ करते थे। तो इन्होंने शिक्षा को विशेष महत्व दिया और मिथिला शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और यहाँ जो पढ़ाई कराई जाती थी वो न्याय की पढ़ाई कराई जाती थी, न्याय शास्त्र की पढ़ाई होती थी। तो राजा के संरक्षण भी ये चलता था। तीसरा जो है आप देखेंगे दक्षिण में जो हमेशा जो है समृद्ध रहा था, उसमें दो नाम है, एक है कांजीपुरम और एक है तंजावुर। ये दोनों जो क्षेत्र रहा था ये शिक्षा का महत्वपूर्ण गढ़ रहा था हिंदू की शिक्षा के लिए। चलिए, तो ये है। चलिए अब आपको बता दें कि 17वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में जो यूरोपियन है वो भारत आने लगे थे और 18वीं शताब्दी तक लगभग जो है कुछ कुछ प्रदेशों में जो ये औपनिवेशिक शासक है उनका शासन हो गया था। खासकर आप अंग्रेज को लेंगे तो अंग्रेज का शासन आप देखेंगे कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो और 1764 में बक्सर का युद्ध, तो उस युद्ध के बाद जो है ये प्रांत आप अभी के जो है कोलकाता, जो पूर्वी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल, पूरा बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, तो ये जो क्षेत्र है ये आ गया था अंग्रेज के कब्जे में। तो वहाँ से उन्होंने जब शासन व्यवस्था संभाली तो दो तीन चीज़ों का शुरुआत उन्होंने किया था। एक तो पहले उन्होंने शुरुआत जो किया कोर्ट का, और दूसरा जो महत्वपूर्ण शुरुआत उन्होंने किया था ये खासकर जो पढ़ाई का शुरुआत किया। हालांकि मकसद उनके उतने नेक नहीं थे कि है ना हमें भारतीयों को पढ़ाना है, मकसद कुछ और था, इसलिए दूसरे दिन बात करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले 1781 में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत आप देखेंगे मध्यकालीन में 1781 में 1781 में ही वारेन हेस्टिंग द्वारा एक मदरसा खोला गया था, सरकारी मदरसा। ठीक है, ये याद रखिएगा 1781 ईस्वी में किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग द्वारा। चलिए दूसरा आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ है विलियम जोन्स। नाम सुने आप लोग? हेलो। इनका खासकर ये जो भाई साहब थे इनका विचार ओरिएंटलिस्ट थे, यानी कि ये प्राच्यवादी थे। प्राच्यवादी का मतलब ये है कि इनका मानना था कि भारत जो है एक ज्ञान के मामले में समृद्ध क्षेत्र है, जबकि दूसरे आप देखेंगे विदेशियों का या दूसरे जो यूरोपियन थे उनका ये मानना था कि, हालांकि जो लॉर्ड मैकाले है उनका कोटेशन है कि भारत और अरब का जो पूरा ज्ञान है वो यूरोप के एक अलमारी के बराबर ही है। उस संदर्भ में कि इनका नाम जो है या इनका काम जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए एक केंद्र खोला था और बहुत फेमस हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और आप ये जानेंगे कि ग्रियर्सन का जो किताब है वो यहीं से छपा था, प्राचीन भारतीय साहित्य के संरक्षण और समृद्धि के लिए। संरक्षण। चलिए तीसरा जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो आप देखेंगे कि बनारस में ही एक संस्कृत स्कूल खोला गया था 1791 में, जो बनारस में एक हिंदू डंकन द्वारा संस्कृत महाविद्यालय खोला गया था और ये अभी भी है, वर्तमान में भी ये काम कर रहा है, ये अभी एग्जिस्ट करता है। तो इन तीनों को आप याद कर लेंगे और यहाँ से जो है आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। कल से हम लोग जो देखेंगे कि अंग्रेज ने कैसे यहाँ के भारतीय
भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, और किस लिए किया, उसका मकसद क्या था, उसका प्रारूप स्वरूप क्या था, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। और कौन कौन सी कमेटियाँ आई, क्या सुधार किया, ये सब बातें हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास से आप लोग की कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई सवाल नहीं है? दादा जल्दी हो गई क्या क्लास एंड? हाँ, आज जल्दी हो गए। हाँ ठीक है। चल बस।